नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 सेम 3 सूखी डाली एकांकी के बहुत सारे वीडियो हमने प्रस्तुत किए। यह वीडियो जो है वो सूखी डाली एकांकी के महत्वपूर्ण संदर्भों पर है, यानी किस प्रकार के संदर्भ आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उसकी व्याख्या और विश्लेषण कैसे करना है, उसी पर यह वीडियो है। दीपदान एकांकी के संदर्भों की हमने चर्चा की, तब यह आवश्यक है कि सूखी डाली एकांकी के बहुत सारे प्रश्नों की हमने चर्चा की, किंतु संदर्भों की व्याख्या विश्लेषण हमने प्रस्तुत नहीं की थी। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हम ये भी जो कसर है वो पूरी कर दें, जिससे आप सूखी डाली एकांकी के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए। आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी मित्रों कि परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न समीक्षात्मक होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हैं, और पहला प्रश्न जो है वो संदर्भों का होगा, जो है 18 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो 18 मार्क्स के संदर्भ है और इसी कारण आपको हर एकांकी के संदर्भ, उसका प्रसंग कब आता है, कौन ये वाक्य बोलता है और किस लिए बोलता है, ये समझकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी आवश्यक है। सूखी डाली एकांकी के संदर्भों पर हम चर्चा करें, उसमें सबसे पहला संदर्भ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संदर्भ है वो कैसे और कहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी, और हमारा यह परिवार बरगद के पेड़ की इस महान जो है उस पेड़ की भांति है। अब बरगद के इस महान पेड़ की भांति है, ये जो संदर्भ है सबसे पहले एकांकी में आता है। विद्यार्थी मित्रों, ये संदर्भ जो है वो दूसरे दृश्य में आता है, जिसमें दादाजी जो है वो कहते हैं कि मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी, और हमारा यह संवाद या यह वाक्य जो है, ये संदर्भ जो है वो दादाजी बोलते हैं। और कब बोलते हैं? जब दूसरे दृश्य में करमचंद दादाजी के पैर दबा रहा है और बच्चे शोरगुल मचाते हैं, और एक सूखी डाली को, एक टूटी डाली को वो लेकर उसको जो है बोने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग उसमें पानी डाल रहे हैं। तब जो है दादाजी हंसते हैं इस निर्दोषता पर, और फिर करमचंद से ये बात करते हैं, और उसी बात को उठाकर करमचंद वो फरियाद भी करता है कि लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। यानी यहाँ ध्यान रखना है कि करमचंद का वैसे इरादा नहीं था कि वो दादाजी के पैर दबाकर वो परेश की शिकायत करें। वो बात ही बात में ये बात कर देता है, जिसमें दादाजी ये बात कर रहे हैं और ये संदर्भ बोल रहे हैं, तभी उसको एक प्रकार की बात याद आती है। उसको एक दुख जो है वो दुख प्रकट वो करता है अपने दादाजी के सामने, और फिर आगे जो है बात बनती है, जिसमें दादाजी को पता चलता है कि कौन सी समस्या घर पर है। यहाँ संदर्भ जो दादाजी ने कहा है उसमें उन्होंने अपने संयुक्त परिवार को बरगद के पेड़ की भांति माना है। बरगद का पेड़ जो बहुत ही छायादार और विशाल होता है, जो हर मुसाफिर के लिए एक छाया की व्यवस्था करता है, यहाँ तक वो कितना भी वृद्ध हो जाए मगर उसका एक अस्तित्व इस प्रकार से बरगद का रहता है कि सब लोग उसको याद करें। उसी प्रकार दादाजी यह मानते हैं कि यदि परिवार संयुक्त हो तो उसमें कोई भी समस्या आए तो उसका सामना हो सकता है। बरगद का पेड़ इतना मजबूत होता है कि कितने भी आंधी तूफान आए तो बहुत सारी मुश्किलें हर एक के जीवन में आती है, मगर जब वो विभक्त यानी अकेला होता है तो उन मुश्किलों का सामना करते करते वो थक जाता है, हार मान बैठता है। मगर जब संयुक्त परिवार होता है, तब एक से अधिक व्यक्ति जब जीवन में होते हैं तो उन मुश्किलों का पता ही नहीं चलता, और वही मुश्किलें इतनी आसानी से हल हो जाती है कि जैसे लगता है कि मुश्किलें आई ही नहीं। मुश्किलें तो आती ही है, जीवन में जो है समस्या भी आती है, मगर संयुक्तता में इतनी मजबूत और महान शक्ति है कि जिससे उन मुश्किलों का सामना हम कर सकते हैं। तो यहाँ दादाजी की संयुक्त परिवार की कल्पना जो है वो बच्चों के इस निर्दोषता पर बाहर छलक उठती है। और फिर जो है करमचंद अपनी बात कहता है
यहाँ विद्यार्थी मित्रों आपको ध्यान रखना है कि करमचंद कोई फरियाद लेकर नहीं आया है। दादाजी की जो बात है उसी में वो अपनी बात प्रस्तुत कर देता है और दुख प्रकट कर देता है, और फिर दादाजी इस समस्या का किस प्रकार हल निकालते हैं वो आप जानते ही हैं। तो यह संदर्भ जो है वो दादाजी करमचंद से कहते हैं, दूसरे दृश्य में कहते हैं। यहाँ जब वो संदर्भ कहते हैं तब उनको परेश या बेला की कोई बात अभी पता नहीं है, और किस तरह इस संदर्भ को कहते हुए वो बात निकलती है उस पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। दूसरा संदर्भ जब इस एकांकी में आता है वो ये है कि जब परेश की बात करमचंद कह देता है कि ये घटना हुई है, यानी कि इस प्रकार से हलचल मच गई है परिवार में और सब लोग जो है बेला से परेशान है। बेला जो है अपने आप को बहुत वो बड़ी मान रही है और धीरे धीरे सब लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। तब दादाजी एकदम चौंक जाते हैं, क्यों बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उससे वही मिटा देना चाहिए था। यानी कि ये भी कहा है दादाजी ने कि यदि मुझ तक आप शिकायत न लाते और आप लोग अपने आप वहाँ जो है उसका हल निकाल देते तो भी मुझे अच्छा लगता। यहाँ दादाजी का उदार मन दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि परिवार का बुजुर्ग यही सोचता है कि कोई भी बात हो मुझे सब बात बतानी चाहिए, और जब तक मुझे ना बताए तब तक उसका जो है हल भी नहीं ढूंढना है आपको। तो ये वर्चस्व जो है हर बुजुर्गों का यहाँ ये नहीं बताया है। दादाजी को पता है कि सब लोग परिवार में अपने आप में समझदार है, किस प्रकार से समस्या का हल करना है सभी को पता है। तो वो हल क्यों नहीं किया इसलिए उनको जो है सबको बुलाना पड़ता है और उसका हल बताना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई लगाई न दी जाए, ये वो कहते हैं, तब तक यदि वो एक बड़ा घाव बन जाती है और वो एक बड़ा नासुर भी बन जाती है, और फिर जब आप बहुत मरहम भी लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ दादाजी की जो बात है वो हल्की सी खरोच का मतलब है किसी भी परिवार में थोड़ी सी भी समस्या या अनबन बन जाए, एक दूसरे के प्रति कोई दरार पड़ जाए, उस दरार को उसी वक्त मिटा देना चाहिए, वरना वो एक बड़ा नासुर बन जाती है। नासुर यानी ये ऐसा घाव कि जिसका कोई हल जो है वैद्य भी नहीं ढूंढ सकता, डॉक्टर भी नहीं ढूंढ सकता। ऐसा नासुर जो अंदर ही अंदर अपने शरीर को और हमारे लहू को खाता जाता हो। तो ऐसी बात परिवार में होती है कि जो अनबन बन जाती है, एक दूसरे से थोड़ा कोई दुख हो जाता है, तो वो भीतर ही भीतर यदि हम उसको बाहर न निकालें या उसका हल न ढूंढें तो वो इतना बढ़ जाता है, साथ जुड़े हो मगर मन से अलग हो जाते हैं। तो इसी से दादाजी ने ये बात की है। तो करमचंद को दादाजी ये बात कहते हैं, कब कहते हैं? जब करमचंद परेश की बात करते हैं, और तभी दादाजी इसका हल किस प्रकार से जल्दी कर देना था उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ दादाजी की दीर्घ दृष्टि बताई है। उन्होंने ये जो उदाहरण दिया है घाव का, उसी से पता चलता है कि वो एक सामान्य जो क्रिया लग रही है, हमें एक खरोच की बात लग रही है, एक सामान्य हमारे परिवार में एक जो है अनबन सी बात लग रही है, वो कितनी बड़ी बन सकती है, वो दूरदृष्टि भी यहाँ दादाजी की दिखाई देती है। उसके बाद ये दूसरे दृश्य में ये दो संदर्भ हैं। फिर से करमचंद जो है बेला की जो है शिकायत करते हुए कहता है कि आपको पता नहीं है कि बेला अपने आप को बहुत बड़ी मान रही है, यहाँ तक कि वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग छोटे लोग हैं, और अपनी जो है मायके की बातें करती रहती है, और ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार में जो है समझौता नहीं कर पाएगी। तब दादाजी कहते हैं कि बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है। यदि वो बाहर की बड़प्पन बताती है यानी अपने मायके की बड़प्पन करती है, तो तुम लोग जो है भीतर के बड़प्पन को बाहर लाओ, यानी कि बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहिए जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों को पुलक भर दे। यानी कि हम जब पेड़ के एक ठूंठ को देखते हैं तब हमारे सामने तब हमें उसके ऊपर इतनी जो है कोमलता यानी उसके प्रति प्यार नहीं आता, ठूंठ वृक्ष की। ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। मगर जब वो अच्छे पत्ते लाकर जो है फल फूल लाता है, तब हमें वो
पेड़ जो है वो अच्छा लगता है, उसके प्रति एक प्यार उत्पन्न होता है। और ये जो बड़प्पन की बात की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़प्पन जो है मन का होना चाहिए। यहाँ जो घृणा की बात की है कि घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता, वह जो है एक गांधीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। दादा मूलराज गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने घृणा के सामने स्नेह को अपनाने की बात की, और उसी स्नेह से सामने वाले व्यक्ति को दिल से हम बदल सकते हैं। बाहरी क्रोध और बाहरी प्रभाव से तो हम उसको बदल सकते हैं, मगर वो भीतर से तो हमसे घृणा ही करेगा। मगर घृणा के बदले जब स्नेह उसको मिलेगा तब उसकी घृणा धुंधली पड़ जाएगी और फिर वो दिल से परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी महानता की बात है जो हर किसी के बस में नहीं होता। जैसे गांधी जी हमारे भारत देश में एक ही है जो इतने महान विचारों से हमें स्वतंत्रता की जो है जुम्बेश उन्होंने चलाई, वैसे कोई क्रोध करता है तो उसके प्रति हमारे भीतर क्रोध ही पैदा होता है। मगर जब प्यार हम उसके सामने प्रकट करते हैं, उस क्रोध के सामने, तो एक ऊंचा एक दृष्टिकोण हमारे भीतर एक प्रकट हो जाता है और जिसके कारण हम सामने वाले को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरे दृश्य में ही दादाजी करमचंद जो बेला की शिकायत करता था, उसके बड़प्पन की बात करता था, उसके बदले में ये संदर्भ कहते हैं जिसमें दादाजी की विशालता, उदारता, गांधीवादी विचार दृष्टि और यहाँ तक एक कोमलता और स्नेह उनके भीतर कितना था ये प्रकट होता है। उसके बाद फिर परेश जैसे ही करमचंद उनकी बात सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, इतने में परेश का प्रवेश होता है और परेश से वो बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। तब परेश जो है अपनी मन की बात दादाजी को कहता है और कहता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। कभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वह उन सबसे दुखी है। यानी कि दोनों के बीच वो कैसे पिसा हुआ है परेश, यहाँ वो बताया है। आधुनिक युग में भी एक पुरुष की एक व्यथा जो है यहाँ प्रकट की गई है। जब सास बहू के बीच लड़ाई होती है तब पिसता है पति, यानी वो न अपनी माँ को कह सकता है और न अपनी पत्नी को कह सकता है, तो उसी से वो समस्या कितनी बढ़ जाती है। तो यहाँ परेश के माध्यम से ये समस्या बताई है। और एक अच्छी पोस्ट में होने के बावजूद जब उसको ऐसा कहा जाए कि तुम अपनी पत्नी के हाथ बिक गया है, तब उसे भीतर से इतना दुख हुआ होगा और इसी कारण वो अपनी पत्नी बेला के साथ अलग होने की बात सोचता है। तो परेश दादाजी से मिलने आता है दूसरे दृश्य में और दादा को किस प्रकार से ये बात करता है, जिसमें परेश एक अच्छा कलेक्टर होने के बावजूद परिवार की समस्याओं से किस प्रकार से जो है उलझा हुआ है, यहाँ ये बताया है। मगर दादाजी उसकी ये समस्या का कभी निराकरण कर देते हैं। यहाँ ये भी बताया है कि कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, मगर जब स्वतंत्रता की बात आती है और अपने पत्नी की बात आती है तब वो परिवार के स्नेह और उसकी संवेदनशीलता से थोड़ा दूर भी हो जाता है, यहाँ ये भी बताया है। मगर दादाजी जिस परिवार में हैं, भले शिक्षा उन्होंने इतनी ग्रहण नहीं की होगी, मगर शिक्षित व्यक्ति को भी किस प्रकार से समझाना है और उसको भी अपने परिवार में कैसे जोड़ना है, वो दादाजी की एक प्रकार की बहुत ही अच्छी एक काबिलियत थी। और इसी कारण दादाजी परेश की इस समस्या का भी हल निकाल देते हैं। अब यहाँ जब परेश बोलता है कि दादाजी मैं आपको पता है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं अब इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ और बेला ये सोचती है कि हम लोग अलग हो जाए, तो दादाजी हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम यहाँ से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तब दादाजी कुछ क्षण जो है वो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर खांसते हैं। यहाँ एक अभिनय का जो निर्देश किया गया है उसमें ये बताया है कि जब कोई व्यक्ति टेंशन में, चिंता में आ जाता है तब वो उसकी क्रिया है वो और दुगनी हो जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे नाटकों में, फिल्मों में, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो सिगरेट पीने लगता है यहाँ जो है और उसमें सोचने लगता है कि वो क्या करें। यहाँ दादाजी जो है हुक्का गुड़गुड़ाते हैं कुछ क्षण और फिर खांसते हैं। उसका मतलब ये बताया है, खाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तब हमें एक प्रकार की जो है खांसी पैदा हो जाती है हमारे भीतर। हम बोलते बोलते भी कभी खाते हैं तो हम खांसने लगते हैं। तो यहाँ एकांकीकार का यह बताना था कि
परेश के लिए ये सामान्य बात थी, मगर दादाजी के लिए ये सामान्य बात नहीं थी। और इसीलिए हुक्का गुड़गुड़ाते जब वे सोचने लगते हैं कि कहीं मेरा परिवार अलग हो जाएगा तो उसी सोच से जैसे उनके भीतर एक खांसी पैदा हो गई और वो खांसने लग गए। और फिर वो बोलते हैं कि इस झंझट से छुटकारा पाने का ये सरल उपाय नहीं है, तो मेरे पास तो वो दूसरा बाग वाला मकान भी है, मैं सोचूं तो मैं तुम्हें ये भी दे दूं, और वो बेकार भी पड़ा है, मगर मैं उससे किसी तरह का काम लेने का इरादा नहीं रखता। और तुम जानते हो ना बेटा कि मेरे जीते जी ये असंभव है। क्या असंभव है? परिवार का अलग होना। और फिर वो बोलते हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने बट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा पूरा। और फिर से वो हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरे आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है और वो केवल ठूठ रह गया है, ऐसा मैं सोचकर भी थिरक जाता हूँ। ऐसा उन्होंने आगे लिखा है। तो उसका मतलब ये है कि ये बातें करते करते यहाँ दादाजी जो है वो यह साबित करना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं परेश से कि मैं अपने परिवार को ठूंठ की तरह नहीं देखना चाहता। यदि हम ऐसा सूखा वृक्ष यानी कि जहाँ जिसके पेड़ पत्ते कुछ नहीं है, पेड़ों में पत्ते नहीं है, फल फूल नहीं है, और ऐसा वृक्ष हम देखेंगे तो आप देखना आपकी दृष्टि भी एक वृक्ष हो जाएगी, तो किस प्रकार से ठूंठ की तरह लगेगा। अभी जो है वो शाखा और पत्तों और फलों फूलों से भरा पूरा लगता है, तो मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसी से वो जो है दादाजी परेश से कहते हैं कि ये तुम्हारे अलग हो जाने से पूरा जो है पूरी समस्या है उसका निराकरण नहीं हो सकता। ये दूसरे दृश्य के बहुत सारे संदर्भ है, यही एक संदर्भ ऐसा है कि जो अंतिम दृश्य का है, जिसमें भावावेश में बेला बोलती है, जब इंदु कहती है कि दादाजी ने ये सब किया था और कहा था और हमको परिवर्तित होने के लिए कहा था, तब बेला का हृदय परिवर्तन होता है। और अंत में जब वो कहती है कि दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? बेला सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर पड़ता है। अब देखिए एक एकांकिका ने किस प्रकार से एक अभिनय भी करवाया है दादाजी और बेला को। हुक्के की गुड़गुड़ाहट जैसे दादाजी की एक समस्या थी, वो यानी समस्या से घिरे हुए होते होंगे तब हुक्का गुड़गुड़ाते होंगे, मगर यहाँ हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, यानी अब उनको कोई समस्या उनके भीतर नहीं रही है, वो एकदम निश्चिंत हो गए हैं और बेला के सामने देखते हैं और तब पर्दा गिर जाता है। यहाँ एकांकी का समापन होता है। अंतिम दृश्य में बेला और दादाजी के बीच ये संवाद है, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि जब इंदु सब कहती है तभी बेला के भीतर ये बात आती है, और जैसे ही इंदु बेला को कहती है कि ये सब दादाजी ने कहा था, और इतने में वो सोचती है कि दादाजी ने सबको मेरे लिए परिवर्तित करने को कहा, इतने में दादाजी का प्रवेश आता है। इंदु बोल देती है कि नहीं दादाजी, मैंने जो है बेला को नहीं कहा, ये खुद ही कपड़े धोने लग गई। और तब दादाजी और बेला के बीच ये संवाद होते हैं। तो यहाँ बेला एक शिक्षित होने के बावजूद, नई पीढ़ी की होने के बावजूद किस प्रकार समझौता करके अपना हृदय परिवर्तन करती है, परिवार के स्नेह को समझ जाती है, दादाजी की दीर्घ दृष्टि और दादाजी के कोमल प्यार में जो है डूब जाती है, उसका निर्देश बताया है। यानी पुरानी पीढ़ी को समझने वाली नई पीढ़ी भी यदि जो है समझ कर आगे बढ़ जाए तो किसी भी परिवार में कोई भी समस्या आ सकती नहीं है, और बेला जो है उसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ मैंने पहले दृश्य के कोई संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसमें आपको इंदु के संदर्भ याद में रखना है। इंदु जिस प्रकार हड़बड़ाकर बाहर आती है और कहती है कि अपने आप को क्या समझ रही है, मेरे मायके में ये, मेरे मायके में वो, तो वो पहले दृश्य में ऐसे संदर्भ कभी कभी पूछे जा सकते हैं, मगर मैंने आपको महत्वपूर्ण संदर्भ जो दादाजी की दीर्घ दृष्टि, उनकी महानता, उनकी उदारता प्रकट करें, बेला की जो है हृदय परिवर्तन की स्थिति को प्रकट करें, करमचंद की बात को प्रकट करें, परेश की समस्या को प्रकट करें। परेश की समस्या यानी आपको समझ लेना है एकांकी की समस्या, विभक्त परिवार की समस्या। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण संदर्भों पर मैंने प्रकाश डाला है। सूखी डाली के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संदर्भों की हमने चर्चा कर दी। अब हम जो है आगे दूसरी एकांकी पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।